ये हमारे पास लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो फंक्शंस देखे थे। और उससे पहले जो थे वो एरेस देखे थे। ठीक है। और मैंने आपको बार बार रिपीट की ये बात कि आपको इसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सी शार्प और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आप करके आ चुके हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करके आ चुके हैं। सिंटेक्स सेम है, कोई फर्क नहीं है। दो तीन फर्क थे, वो मैं आपको पहली क्लास ही से बताता रहा हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कैन एफ और प्रिंट एफ का एक डिफरेंस है। उसके अलावा जो है वो जो हम इंक्लूड करते हैं, इसमें जो हेडर फाइल इंक्लूड की जाती है उसमें ये पूरा नेम स्पेस इंक्लूड किया जाता है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके अलावा साथ में मतलब सिमिलर सेम ही है। एक मेन का मैंने आपको बताया था कि इसमें मेन वाइड मेन लिख देते हैं तो रिटर्न भी नहीं लिखना पड़ता। बहरहाल सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें। फंक्शन बिल्कुल वैसी है जैसे हमने देखा। फंक्शन अगर क्रिएट कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल फंक्शन कह लें या मेथड कह लें। असल में फंक्शन और मेथड में डिफरेंस यही होता है कि जब आपके पास पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी तो फंक्शन कहलाता था। फिर जब क्लास के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई है तो वहां पे हम इसको मेथड कहते हैं। लेकिन मकसद देखें आप, सिंटेक्स देखें, वो ये है कि कोई डिफरेंस नहीं होता। हम उसका नाम वाइड लिखते हैं, उसके आगे आईएनटी लिखते हैं जो रिटर्न करेगा। उसके बाद उसका नाम लिखते हैं और उसके बाद जो हम उसके अंदर कोई अगर पैरामीटर होते हैं तो वो भी राइट कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसमें बिल्कुल क्लियरली। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जिनको मेरी आवाज़ आ रही है वो वन लिख के राइट करें। मेरे ख्याल में तो मैंने ओपन ही किया हुआ है माइक। एक बच्चे ने लिखा है कि आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, तो जिनको आवाज़ नहीं आ रही मेरे ख्याल में आई थिंक उन्हीं का कोई मसला होगा। ज़रा देख लें क्योंकि बाकी लोगों को तो आवाज़ आ रही है कि। ठीक है। दूसरी बात ये कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, आपको याद होगा कि कुछ बच्चे जो आ गए थे तो थोड़ा सा तंग कर रहे थे। तो आज तो मैं खैर बिल्कुल ही सबसे पहले उन्हें आउट कर दूंगा। लेकिन आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि आप मुझे जो पॉइंट आउट करें, चाहे मैसेज से करें, चैट बॉक्स में लिख के करें। सबका ये फर्ज बनता है कि जो इरेलीवेंट कोई भी स्टूडेंट है जिसको आप नहीं जानते हैं, जो है आप लोगों की किसी आईडी से आया हुआ है, सही है, और वो कोई इस किस्म की हरकतें कर रहा है जो डिस्टर्ब करे क्लास को, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप जो है वो मुझे इधर इन्फॉर्म करें। क्योंकि जाहिर बात है मेरी तवज्जो पूरे पढ़ाने की तरफ होती है, तो मैं ये चेक नहीं कर सकता बार बार जाके कि जो है वो कहाँ पे जो क्या कुछ हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही है। जैसे कि क्लास के अंदर थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम आई थी, तो वो मुझे बता दीजिएगा। दूसरी बात ये कि अगर आप नहीं हैं तो फिर आप इन्फॉर्म करें मुझे। अगर आप वो नहीं हैं तो अगर आप लॉग इन होते हैं अपने नाम से किसी को देखते हैं और तो आप मुझे इन्फॉर्म करें। लेकिन क्लास के अंदर जो है ना ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो पढ़ाई मुतासिर हो या हम थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हों। जिस तरफ आते हैं कि आपको पता है कि ये क्लास है, ये हमारे पास 10:50 तक है। और उसके बाद जो है हमारा ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद जो ये 12 to 1:30 तक जाएगी। ठीक है, तो उसी हवा से जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। वहाँ मैंने आपको बता दिया कि फंक्शंस तक हमने देख लिया था। और मैंने एक्सरसाइज आपको दे दी थी वो वाली करने के लिए। जो अब हम जो है लैब 3 के हवाले से डिस्कस करेंगे क्या क्या हमें करना है लैब 3 के अंदर। तो जो हमारे पास है अगेन सी लैंग्वेज जो है वो, मतलब मैं तो यही समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। क्योंकि अगर ये नहीं होती तो जो सॉफ्टवेयर की आज फॉर्म्स हैं, जो भी हम देखते हैं, विंडोज़ देखते हैं, सो ऑन एप्पल देखते हैं, मैक देखते हैं, मैक ओएस देखते हैं, तो ये बेसिकली बने तो सी लैंग्वेज से है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट पूरा बेस करता है सी लैंग्वेज पे। अगर सी लैंग्वेज नहीं होती तो माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट ही सी से हुआ था। उसका जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सी पे ही बना था, तो अब वो इतना सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद ऑन बनते ही चले गए, लेकिन सब बेस सी का था। मैक जो था वो स्टार्ट हुआ था या
एप्पल ने किया था सॉफ्टवेयर की साइड से, जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो सी से करा था। उनके शुरू के अंदर इंटरफेसेस होते थे। विंडोज उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस कर की थी मैक वालों ने, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने तो बहुत लेट 1995 में की थी। ये तो अराउंड 80 से कर रहे थे एप्पल वाले तो। बहरहाल सी की एक हमेशा जो है वो वैल्यू रही है। बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, और सारे सॉफ्टवेयर जो अब हैं वो इस वजह से हैं कि सी स्टार्ट के अंदर थी। अगर हम इसकी भी, क्योंकि एक पोर्शन हम लोग मिस कर चुके हैं, तो अगर आप इसकी थोड़ी, ये यहाँ से हम लोगों ने जो है वो ये चीज़ नहीं देखी। तो क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जो है वो बेसिकली पूरे हार्डवेयर को, ये पार्ट हमारा मिस हो गया था, तो इसको मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो एक आइडिया हो जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्योंकि लैब है, और ऑपरेटिंग सिस्टम साथ साथ आपकी थ्योरी भी चलती रहेगी, तो उसमें आप ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। मेमोरी कैसे मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर को कैसे मैनेज करता है। अब देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में टोटल, मतलब जो कंट्रोल कर रहा है वो हार्डवेयर को ही कर रहा है, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कर रहा है। और यूजर जब काम करता है तो उसको मेमोरी की जरूरत होती है, उसको प्रोसेसर की जरूरत होती है। सही है। डिवाइसेस को उसको, मतलब उसको जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो है कीबोर्ड चाहता है, वो माउस चाहता है, वो प्रिंटिंग चाहता है। सही है। फाइल को सेव करना होता है, जैसे हम करते हैं फोल्डर बनाते हैं, सेव करते हैं। उसके अलावा ये है कि आप, अगर कोई एक यूजर बना हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि दूसरा यूजर उसके जो है वो फोल्डर में आके कोई मतलब फाइल उसकी डिलीट वगैरह करे। ये आप देखें विंडोज के अंदर तो होता ही है कि अगर आप दो यूजर बना दें, तो जो आपका एक डेस्कटॉप है वो डिफरेंट होगा, दूसरा डेस्कटॉप है वो डिफरेंट होगा। ठीक है ना। और सिस्टम जो है वो किस तरीके है। हाँ, इंटर कर लिया मैंने। स्टूडेंट्स जो है वो इंटर हो रहे हैं साथ साथ, वो मुझे नजर आ रहा है। परफॉर्मेंस जो है कंट्रोल करता है, तो ये जॉब्स की अकाउंटिंग करता है। जॉब्स का मतलब है कि कितनी जॉब्स सिस्टम में आई हुई हैं, और कितनी कंप्लीट हो गई हैं, और कितनी जो है वो अभी बाकी हैं। तो उसको क्योंकि प्रोसेसर को एलोकेट करना होता है, तो उस हवाले से वो करता है। ठीक है। एरर अगर कोई आ जाती है सिस्टम में, एरर अक्सर मैसेज आपके पास आ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, उसको मैनेज करता है। और जैसे आपका कोई सी का प्रोग्राम चल रहा है, या सी शार्प पे चल रहा है, या पाइथन का आप चला रहे होते हैं, तो इंटरेक्शन करता है। फॉर एग्जांपल, हम जो यूजर से इनपुट लेते हैं। लेकिन जब मैं आपको सी की इंपॉर्टेंस बता रहा था, वो इस हवाले से बता रहा था कि ये जो है बहुत हाई लेवल। अब ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल है, ये कहलाता है बाइनरी। सही है। बाइनरी का मतलब ये सिग्नल्स है, उसके ऊपर मशीन लैंग्वेज है। ये ऐसे मतलब ये समझ लें, ये भी हेक्साडेसिमल ही की फॉर्मेट के अंदर होती है नॉर्मली। फिर असेंबली लैंग्वेज है। अगर आपने जो है वो पोल वगैरह ये इस टाइप के सब्जेक्ट्स किए होंगे। सही है। जिसके अंदर असेंबली लैंग्वेज एज अ प्रैक्टिकल यूज होती है, तो हार्डवेयर के वो कोर्सेज होते हैं बेसिकली। तो ये लैंग्वेज है। उससे ऊपर जो है वो सी है, या सी प्लस प्लस किसी हद तक हम कह सकते हैं। और फिर ये अब जो चल रहा है वो, जाहिर बात है, पाइथन का, जावा स्क्रिप्ट वगैरह का जमाना चल रहा है। तो ये जो है बेसिकली हायरार्की है। सी जो है इन बिटवीन है। लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। सही। ये बहुत ज्यादा आसान थी, हाई लेवल। अब इनमें उन हाई लेवल्स का तो नाम ही नहीं लिखा हुआ, जो कि आपके पास उस जमाने में हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल बेसिक बोल वगैरह, वो तो खत्म ही हो गई है। लेकिन अगर हम देखें इस लेवल के ऊपर, अभी भी ये मौजूद है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। और ये जो है हमारे पास सी, सी प्लस, सी जो उस वक्त भी मिडिल लेवल आती थी दरमियान में। और ये जब यहाँ हम बात करते हैं असेंबली की, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है असेंबली वगैरह। तो उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला था, वो ये निकाला था कि ये सी जो है वो इतनी आसान हो कि ये जिस तरीके से और लैंग्वेज में हम सिंपल इंग्लिश में राइट करते हैं, तो सी में वैसे ही राइट करें, लेकिन साथ में इतनी पावरफुल हो कि एक फंक्शन कॉल करें तो वो असेंबली से ज्यादा, असेंबली के कम से कम इक्वल पावरफुल हो जाए। क्योंकि ये बिल्कुल हार्डवेयर लेवल के ऊपर असेंबली काम कर रही होती है ना। तो सी को भी इतना पावरफुल बना दिया गया कि ये जो है आपके पास बिल्कुल ही असेंबली के लेवल पे काम करे, और आसान इतनी हो। तो इसलिए इसको मिडिल कहा जाता है। हाई का मतलब इजी टू राइट, और लो का मतलब है हार्ड टू राइट, यानी उसको समझना भी मुश्किल है, अंडरस्टैंडिंग मुश्किल। सी को मिडिल ऐसे ही इसलिए कह दिया कि ये इजी टू राइट भी है, लेकिन इसी इजी टू राइट में क्या करती है, ये इतना पावरफुल है कि ये
आपके पास मशीन लेवल के ऊपर कंट्रोल भी कर लेती है। तो ये की खवाइत खसूसियत थी सी की, कि आप आराम से नॉर्मली सिंटेक्स के अंदर राइट करते हैं। और इसीलिए हम सी देख भी रहे हैं अभी, जो आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं सी की तरफ, तो इसीलिए हम देख रहे हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें, सी की जो इंट्रोडक्शन है, वो जाहिर बात है जिस बंदे ने बनाई थी उसका नाम तो लिखा हुआ है आपके पास, सही, डेनिस एम रिची। और बेल लेबोरेटरी अमेरिका की एक बहुत ही रिसर्च लेबोरेटरी थी, और बनी किसमें थी, 72 के अंदर। सही है। तो अब इसमें कोई हो गई कि इजी टू रन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, सही, एफिशिएंट प्रोग्राम। अब ये जो मेन है ना, ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम बने। आपको भी करवाने का ये जो लैब है, यही मतलब है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ते हैं, अभी तो हम 12 साल में लिनक्स पढ़ लेंगे या लैब में लिनक्स चल रहा है, लेकिन उसके अलावा जो विंडोज है, या आप इवन थ्योरेटिकल भी पढ़ रहे हैं, जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं साथ में, तो एक्चुअली जिस लेवल के ऊपर हैंडल होती है वो लेवल सी का है। तो इसीलिए जो आपको सी इसमें लेके मतलब स्टार्टिंग से सी करवाई गई है। और अगर अब ये कहें जी पाइथन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आप बनाएंगे, हालांकि बहुत पावरफुल है पाइथन, लेकिन मुझे है वो साइंटिफिक हवाले से, मशीन लर्निंग के हवाले से, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस हवाले से इम्पोर्टेंट। अगर आप कहते हैं सी शार्प, तो सी शार्प भी हाई लेवल लैंग्वेज है, सही है। लेकिन अगेन मिडिल लेवल लैंग्वेज जो है, तो एक ये क्या है, इजी टू लर्न है, मैंने बोला था ये किसकी प्रॉपर्टी, हाई लेवल लैंग्वेज की। और ये जो है लो लेवल एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, ये किसकी प्रॉपर्टीज है, लो लेवल या हार्ड लैंग्वेज की, जैसे असेंबली हो गई। तो इन दोनों को एक तरीके से कंबाइन करके ये बनी है ना। अच्छा, देख ये हिस्ट्री जो अभी मैं आपको बताता रहता हूँ, खुद उन्होंने लिख के दे दी है कि ये बनी ही इसीलिए थी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बने, उसका नाम था यूनिक्स। जो यूनिक्स लिनक्स की तरह था, लेकिन जाहिर बात है बहुत बड़े पैमाने पे उसको बनाया गया था, और बहुत ज्यादा जो था वो पावरफुल था। ठीक है। यानी कि ये समझ लें आप कि लिनक्स जो अभी हम पढ़ लेंगे वो उसी की फॉर्म है, लेकिन वो उसका स्मॉल वर्जन है यूनिक्स। यूनिक्स इतना पावरफुल था कि वो जो है सुपर कंप्यूटर्स वगैरह तक को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रखता था उस जमाने के हवाले से। ठीक है। सी से पहले बी बनी थी, लेकिन जो है वो बी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, यानी बी सक्सेसफुल नहीं हुई थी, तो फिर सी लैंग्वेज बनी है। तो बी लैंग्वेज होती थी, ए कभी भी नहीं बनी। पहली लैंग्वेज बी बनी थी, फिर उसके बाद सी लैंग्वेज बनी थी। बी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। ये एक इदारा है अमेरिकन, नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसने क्या करा, लैंग्वेज को एक तरीके से स्टैंडर्डाइज करा है 88 के अंदर। ठीक है। यूनिक्स यूनिक्स ओएस, जो कि विंडोज के मुकाबले में बहुत ज्यादा आपके पास जो वो सक्सेसफुल है, रिलायबल है। ज्यादातर लोग जो है वो ये चीजें यूज करते थे। और उसमें विंडोज का नामो निशान नहीं था बिल्कुल, जब ये स्टार्ट के अंदर था, ये बिल्कुल शुरू की बात 50s वगैरह की जब बना था। तो ये पूरे पूरे जो है सी में ही लिखा गया। अच्छा, आप जो थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ना क्लास के अंदर, या थ्योरी क्लास के अंदर, वो सारे कॉन्सेप्ट यूनिक्स या लिनक्स के होंगे, कैसे मैनेज करता है। और जाहिर बात है फिर विंडोज ने भी उसी को कॉपी करा, तो वो एक जनरल आपको जो थ्योरी में पढ़ाया जाएगा, वो एक जनरल कॉन्सेप्ट्स होंगे, और वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट होंगे। पढ़ाया क्या जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चैप्टर वाइज ही पढ़ाया जाएगा, कि एक में मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, प्रोसेसर मैनेजमेंट, इसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं भाई, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये सारा आपकी आउटलाइन है एक तरीके से, जो थ्योरी की आउटलाइन है ना, वो यही वाला है, यही आउटलाइन है। ठीक है। अच्छा, अभी भी सिस्टम प्रोग्रामिंग है, सिस्टम प्रोग्रामिंग उसको कहते हैं कि जब जो हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग होती है, उसमें अभी भी सी का रोल है, बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो सी के ऊपर वर्क नहीं करते, लेकिन जो लोग भी सिस्टम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, इस लेवल के सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं जिसमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्व होता है, सही, तो उसके अंदर वो सी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि जितने भी हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट सॉफ्टवेयर है, बन चुके हैं या अभी भी बन रहेंगे, वो उसके लिए सी है। लिनक्स, देखें आप, ये लिनक्स ओएस, ये अभी जो आप पढ़ रहे हैं लिनक्स जो लैब के अंदर इंस्टॉल है, ये भी। और जैसे माई एसक्यूएल, ये भी फेमस जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट है, ये भी सी में लिखी है।
अच्छा, सी के अंदर क्या क्या जो है वो बनाया गया है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हैं, लैंग्वेज कंपाइलर बनाए गए हैं, असेंबलर्स बनाए गए हैं, टेक्स्ट एडिटर बनाए गए हैं, से प्रिंट स्पूलर्स बनाए गए हैं, नेटवर्क ड्राइवर बनाए गए हैं जो नेटवर्क आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। यानी जिससे आप जो इंस्टॉल करते हैं तो नेटवर्क से जो कनेक्टेड होते हैं। और आपके पास जो प्रोग्राम्स, जितने लेटेस्ट प्रोग्राम है, मीन्स ये कि जो लेटेस्ट लैंग्वेज है वो भी बेस ही सी के ऊपर करती हैं। ठीक है, डेटाबेसेस बनी है, डेटाबेस ओल्ड भी बनी थी और नई डेटाबेस भी जो RDBMS के ऊपर बेस करती है वो भी बनी थी। लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स का आपको फर्क पता होगा। कंपाइलर भी उसमें बने और इंटरप्रेटर्स। कंपाइलर एक साथ जो कंपाइल करता है पूरे प्रोग्राम को, और इंटरप्रेटर जो लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। और जो जैसे फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटीज बनती है, एंटीवायरसेस बनते हैं, ठीक है, बैकअप यूटिलिटीज बनती है, तो ये भी जो है वो सी के अंदर बनती है। बाकी ये हम फिर उधर ही आ गए जहाँ हमने देखा था, तो आगे चलते हैं। मतलब इसको सब बताने का मेरा पर्पज ये है कि आप ये नहीं समझिएगा कि आप एक ऐसी लैंग्वेज कर रहे हैं जो कि थोड़ी ओल्ड लैंग्वेज है या अब उसका यूटिलाइजेशन है। सही है। और जो सॉफ्टवेयर हाउस हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो हार्डवेयर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो वो उसमें सी जो है वो जरूर होती है। एक स्टूडेंट था, वो मैं एक जगह यही उस वक्त तो थोड़े पहले की बात है, मैं सी लैंग्वेज ही पढ़ाता था। तो उसका जॉब था, बहुत अच्छा जॉब था, तो मैंने उससे पूछा कि क्या रीजन है तुम सी लैंग्वेज जो है उसको, तो अच्छा वो इंटरेस्ट भी जाहिर कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने पूछा क्या रीजन है, तो बोले मैं सॉफ्टवेयर हाउस में एक जॉब करता हूँ, वहाँ पे जो है सी लैंग्वेज ही यूज़ होती है। अमेरिकन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उन्होंने जो आउटसोर्स किया हुआ है हम लोगों को, तो इसलिए वो उसने बताया कि मैं इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इसको सीखने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत कॉन्सेप्ट मेरे अभी भी क्लियर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस लेवल के ऊपर जो है वो सी पे वर्क होता है। अच्छा जी, अब हम जो है वो देखेंगे पॉइंटर। और पॉइंटर जो है वो एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, और मेरे ख्याल में यही है इसकी पावर, जो सी की पावर है। और ये कहीं पे और आपको किसी लैंग्वेज में जो है अवेलेबल नहीं है। सही है, ये किसी और लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, सी में ही अवेलेबल है। और ये जो है ये आपको इसको जो है एक तरीके से यूनिक लैंग्वेज बनाता है और पावरफुल लैंग्वेज बनाता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमेशा याद है कि पॉइंटर एड्रेस ऑफ वेरिएबल, सिंपल एक एड्रेस है वेरिएबल का, तो उस एड्रेस में हमें इतनी पावर मिल जाती है कि हम जिस एरिया में चाहे मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो है साथ में हमारे पास मेमोरी को अपनी मर्जी से एलोकेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में रहते हुए। अब देखें, ये मेमोरी मैनेजमेंट आ गई एक तरीके से, और मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो हम इसमें कर सकते हैं। ये चीज़ आपको C# में नहीं मिलेगी, ये चीज़ आपको पाइथन में नहीं मिलेगी। पाइथन के अंदर आप हाई लेवल पे काम कर रहे हैं ना, तो वो आपको नहीं अलाउ कर रहा होगा, क्योंकि हार्डवेयर को एक्सेस जो है वो नहीं। लेकिन इसके अंदर ये आपको पावर दी गई है कि आप अपने मेमोरी को अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उस हवाले से एलोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। पॉइंटर इज एन एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। अगर मैं लिखता हूँ INT A और वो उसके बाद एक पॉइंटर राइट करता हूँ, तो वो उसका एड्रेस जो है वो स्टोर करेगा। सही है। लाइक अ वेरिएबल कॉन्स्टेंट यू मस्ट डिक्लेयर अ पॉइंटर बिफोर यूजिंग इट। ठीक है, डिक्लेयर करना पड़ता है, वो इसका रूल है। जब तक डिक्लेयर नहीं करेंगे कंपाइलर को कैसे पता चलेगा। और जो जनरल फॉर्म है वो ऐसी है, INT, सॉरी ये टाइप और एस्टेरिक डॉट वेरिएबल नेम। ठीक है, अब मैं टाइप लिखेंगे, ये स्टार लगाना जरूरी होता है, इसी से पता चलता है कंपाइलर को कि ये एक एड्रेस है। तो ये हमारे पास जो है पॉइंटर की ये बेस टाइप आती है कि ये कौन सा, फॉर एग्जाम्पल ये इंटीजर भी हो सकता है। सही है। तो इसको अभी हम डायरेक्ट कोड के थ्रू देखते हैं तो बात समझ में आएगी आपके कि ये क्या है। ये देखें, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमने इंक्लूड कराया, ये पहले भी करवाते थे। INT में मैंने बोला इसको वाइड में लिख लें, ये भी हमने किया हुआ है, ये भी आपके पास जो है वो आपको पता ही आता है। INT वेरिएबल 20। सही है। अब अगर हम इस ये यहाँ तक बस बात आपके पास हो गई कि अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको डायरेक्टली प्रिंट कराते हैं,
हमें पता है कि अगर हम प्रिंट एफ से प्रिंट कराएंगे, VAR जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू तो 20 करेगा। लेकिन जो ये वाली लाइन है, ये इतनी कंफ्यूजन वाली लाइन नहीं नहीं है। ये एक्चुअली आपको थोड़ा सा, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप कोशिश करें इसको माइंड में रखें, क्योंकि सिंटेक्स इसकी देखने में अजीब सी लग रही है कि ये स्टार कहाँ से आ गया और एम्परसेंड कहाँ से आ गया। लेकिन ये है बहुत इजी। जब हम इन लाइंस को समझ जाएंगे तो इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो पहली बात तो ये कि मैंने जैसे बताया था, ये सिंपल आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं और ये भी सिंपल वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेकिन इसके आगे स्टेरिक लगा देते हैं। अब क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि ये पॉइंटर वेरिएबल है। ये क्या हो गया? दो, अब इसका मतलब दो वेरिएबल हो गया। ये क्या हो गया? ये नॉर्मल हो गया। ये तो अभी हम करते हुए आ रही है, हमने सी शार्प में भी करा है। ये क्या हो गया? ये पॉइंटर हो गया। कैसे पता चलेगा? ऐसे, ये स्टेरिक लगाने से। तो जो पहली रूल है वो ये है कि पॉइंटर का, कि आप उसको डिक्लेयर करेंगे। और डिक्लेयर कैसे करते हैं? आप डेटा टाइप, अब इसका, इस वाली आईएनटी का क्या मतलब है? इस आईएनटी का मतलब है कि ये जब एक, ये आपके पास पॉइंटर वेरिएबल है और ये किसी का एड्रेस पॉइंट करेगा, लेकिन अब ये जिस डेटा टाइप का करेगा वो क्या होगी? वो इंटीजर होगी। यानी इसका मतलब हो गया कि ये एक ऐसा वेरिएबल है जो एक जो है एड्रेस को होल्ड करेगा, लेकिन जिस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा उसकी टाइप इंटीजर होगी। ठीक है। अभी और क्लियर होता चला जाएगा। अभी मैं सिंपल एक वे के अंदर ही समझा रहा हूँ। और अच्छा, ये वाले जो है, ये इसका क्या मतलब है? एम्परसेंड का मतलब होता है एड्रेस। ये वेरिएबल है। हम ये कह रहे हैं इसका एड्रेस, नहीं इसका एड्रेस, वो किस में स्टोर कर ले? वो स्टोर कर ले आईपी में। क्योंकि आईपी को हमने डिक्लेयर ही जो है वो कर दिया है एक ऐसा वेरिएबल पॉइंटर। तो अब क्या होगा कि इसमें आईपी में किसका एड्रेस होगा? VAR का, जो कि ये 20 वैल्यू है। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी डेफिनेशन पूरी हो गई। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये देखें, पॉइंटर है, ये किसका? ये अगले दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है, जो हमने डेफिनेशन देखी थी। अब ये वाली बात आती है कि ये प्रिंट क्या करेगा। तो ये जो है, जब आप इसको प्रिंट कराना है तो ये तो जाहिर बात है इसका एड्रेस ही प्रिंट करेगा। ये वेरिएबल है और ये इसका एड्रेस है, तो ये इसका एड्रेस प्रिंट करेगा। उसके बाद एड्रेस स्टोर इन आईपी वेरिएबल, जो आपके पास आईपी वेरिएबल में स्टोर है वो भी जाहिर बात है इसी का एड्रेस है ना, तो वो भी आपके पास यही प्रिंट कर देगा। लेकिन जब आपके पास ये, आप कह रहे हैं कि प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आईपी, तो हमेशा याद रखें जब हम आईपी के, देखें ये आईपी का मतलब एड्रेस हो गया, लेकिन हम जब आईपी के आगे जो एस्टेरिक लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है वहां पे जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट करो। सही है। तो एड्रेस की मैं इसलिए अभी आपको एग्जांपल नहीं दे रहा, इसकी मैं एग्जांपल इसलिए नहीं दी कि वो रन टाइम पे होगा, उसको जो एड्रेस मिलेगा मेमोरी से वो ही उठा के प्रिंट करेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल दे देता हूँ। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी जिसके अंदर इस पॉइंटर का एड्रेस पड़ा है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दे। इसके अंदर जो है किसका एड्रेस पड़ा है? इसमें वेरिएबल का एड्रेस पड़ा है, तो ये प्रिंट क्या कर देगा? ये 20, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास जो 20 आ रही। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों ने पता नहीं पॉइंटर पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा हुआ। जिसने पढ़ा हुआ वो 1 लिखे, जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो 0 लिखे, जरा मुझे पता तो चल जाए पहले से, अगर पढ़ा हुआ। हम्म, पहले से जिसने पढ़ा हुआ है वो 1 लिख दे, नहीं लिखा, नहीं पढ़ा हुआ तो 0 राइट कर दे। मेरे ख्याल में मेरी आवाज या तो जा नहीं रही है, या आप लोग जो है वो लॉगिन होके बैठे हुए हैं और कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है। रमजान में ये भी प्रॉब्लम होती है। मैं तो ये कि 0 दूसरों को लिख के देखते हुए जो है वो 0 दिख रहा है, या फिर ये कि इंटरनेट जो है वो आप लोगों का इतना स्लो है कि मेरी आवाज आते आते टाइम लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैफिक जैम के अंदर गाड़ी चलती है ना, थोड़ी आगे बढ़ी फिर रुक गई, थोड़ी आगे बढ़ी। बच्चे बहुत ज्यादा हैं भाई, बच्चे 15 हैं, जवाब 3 4 आए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर पहले जो है आपने पढ़ा हुआ पॉइंटर तो फिर वो 1 लिख दे, नहीं पढ़ा हुआ तो 0 लिख दे।
होल्ड पे नहीं लिखना है ना। होल्ड पे तो मैंने खुद ही रखा है, अगर आपका होल्ड का ये मतलब है कि पता नहीं क्या होल्ड करके बैठे हुए स्टूडेंट। अच्छा, चलें सही होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम पहले, अभी टाइम है आपको पता है 5 मिनट रह गए, तो कोशिश ये करते हैं उस अभी मैसेज आएगी पहले अटेंडेंस का कर लेते हैं, कोशिश कर कर आगे। पहले मैं इसको जाके चेक कर लेता हूँ कि ये जो है अभी चलना शुरू हुई है या नहीं हुई। ये देखें, ये अगर इस क्लास के बच्चा एक 158883 के नाम नंबर से बैठा हुआ है, तो वो देख ले कि ये मैंने कहा था कि करवा लेना है, ये LMS या एडमिन का काम है। तो ये मैंने कहा था, देखें अभी तक आपकी डेट भी नहीं आ रही है ना। ये दूसरी क्लास है, अब आपकी क्लास में चलते हैं। ठीक है, और ये सेलेक्ट करते हैं डेट, तो ये पहली डेट सेलेक्ट हो गई, ठीक है। और ये हम राइट कर दे रहे हैं टॉपिक के अंदर पॉइंटर। दो दो नाम लूंगा मैं, आपने जो है ना जल्दी से बता देना है। असद और श्यान में से कौन कौन है, आपने पी लिख देना है खाली, ये जिसका नाम आ रहा है ना। अच्छा, खाली असद का आया है, श्यान का नहीं आया मेरे पास ना, तो इसका मतलब श्यान का भी आ गया। चले, ये दोनों तो प्रेजेंट हो गए। और मन्नान, मन्नात जो भी है, और अबीर, इनमें से कोई है मन्नात या अबीर में से है कोई? तो इनकी फिर हम जो है वो एब्सेंट लगा देते हैं, क्योंकि ये है ही। और अगर आप में से इनको कोई जानता है तो बता दीजिएगा कि इनकी एब्सेंट की वजह क्या थी लगने की। सही है, क्योंकि ये थे नहीं क्लास में, इसलिए की थी। अब्दुल करीम मोहम्मद जैन, अब्दुल करीम मोहम्मद जैन, अब्दुल करीम है और मोहम्मद जैन नहीं है। जैन भी है, चलो दोनों आ गए। शारिक और मुजम्मिल, मुजम्मिल आ गए, शारिक का है? शारिक अभी तक पहुंच नहीं सके ना। अच्छा, मोहम्मद जैन की तो का है बैटिंग पे? मुझे तो नहीं नजर आ रहा, देख लेते हैं भाई। हाँ बैटिंग पे सही, इसको अंदर बुलाते हैं। आ जाओ भाई, इसकी हम पहले ही से प्रेसिडेंट लगा देते हैं। ठीक है, और ये शारिक भी हुई है। अच्छा, ये फिर ये मोहम्मद मुजम्मिल और मोहम्मद ताहा में से कौन कौन है? मोहम्मद मुजम्मिल भी है और ताहा नहीं है। यही बात है ना, ताहा नहीं है मुजम्मिल है। ये मुझे नजर तो नहीं आ रहा। तो ये मुजम्मिल की नहीं लगा रहे, ताहा की लगा देते। सही है, ये मैंने ताहा की लगाई है। अच्छा, यूसुफ और अली में से कौन कौन है? एक यूसुफ है, एक अली है। यूसुफ और अली में से कोई भी नहीं है। वो इत्तेकाफ वाले कौन है भाई? इनमें तो कोई नहीं है ना? किसी को पता है इत्तेकाफ वाले कौन है? अली है सर। अली है तो इतनी देर से क्यों जवाब दिया उसको, तो इत्तेकाफ भी इस दौरान खत्म हो जाएगा। हसन अली सिद्दीकी, ये भी इत्तेकाफ में है ना? पता नहीं है या नहीं, चलो क्या करना है। चलो सही है। सैयद हसन अली, सैयद हसनैन अली। हाँ। इब्तिसाम, इब्तिसाम तो पहले नजर आए थे, इन्होंने हाँ बात भी की थी। हसनैन अली ने नजर करी। इब्तिसाम, माज भी आ गए। और अम्माजी और आदम में से कौन कौन है? अम्माजी और आदम में से कौन कौन है? अम्माजी नहीं है। और आदम में आदम आ गए। अच्छा, शेख मोहम्मद अहमद और मोहम्मद मुश्तबा अली।
शेख मोहम्मद अहमद और मुश्तबा अली। भाई ये ग्रुप ग्रुप पे मैच कर रही थी। वजी और खलील में से कौन है? वजी और खलील में से कोई है? खलील है, वजी है? वजी नहीं है। वजी नहीं है। वजी नहीं है। अनस, अकदस। अनस या अकदस में से कोई है? कोई भी नहीं है। अनस में से भी कोई नहीं है। अनस में से भी कोई नहीं है। अनस भी नहीं है। फिर जवाद और मोहम्मद हानी में से कोई है? जवाद और इनकी तो पांच पांच हो गई। ये तो गए। अच्छा, चांदनी अब्दुल्ला आई है? चांदनी आई नहीं है क्या? ये नजर तो आई थी मुझे। वेटिंग रूम में तो कोई वेट नहीं कर रहा। अकील अब्बास। मुन्ना अहमद। मुन्ना आई नहीं। उमर आलम। उमर आलम भी नहीं आया। उमर मजीद। उजैर। उजैर आए हुए हैं, बाकी ये दोनों नहीं आए। अच्छा भाई, मैसेज कर दीजिएगा आप क्या आ जाए। ऐप से बोलना अपनी एब्सेंट देख के एलएमएस पे ही आ जाओ। क्योंकि घर से आना है ना, घर में बैठ के आना है। और तो कहीं से नहीं आना। तो ठीक है, अभी हम जो है उससे जा रहेंगे। ठीक है, हाँ। और हम जो है वो आते हैंगे। 12 बजे आएंगे, सही 12 बजे आ जाइएगा। ये मोहम्मद उमर मजीद आ गया। एडमिट कर लेता। उमर मजीद की मैंने लगाई थी, मोहम्मद उमर मजीद। चलो ये लगा दी। इनसे बोलना चले आप आ गए तो इसलिए लगा दिए, इनको मैसेज कर देना।